नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का चुनावी माहौल और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और अब रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उद्गार जाहिर किए गए। बता दें कि राजनीति में ज्यादा भागीदारी की आस लगाए युवाओं ने संसद में युवा सदस्यों की कम भागीदारी का मुद्दा उठाया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सियासी दलों से युवाओं को ज्यादा मौके देने की उम्मीद है, तो वहीं उन्हें यूथ कमीशन के गठन की भी मांग की। इस रिपोर्ट में देखिए। का मौसम आता है तो मंचों और पोस्टरों पर वादे करने वालों और उज्जवल भविष्य की आशा रखने वालों में आपसी भरोसे की परीक्षा होती है। दुनिया के सबसे युवा लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद भारत की संसद में युवा सदस्यों की भागीदारी बहुत कम है। भारत में अप्रैल और मई 2024 के बीच आम चुनाव होने हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस बार सियासी दल युवाओं को ज्यादा मौके देंगे। चुनावी राजनीति में युवाओं की ज्यादा भागीदारी और यूथ कमीशन के गठन की मांग समेत युवाओं के कई मुद्दे हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाना चाहते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद में पहुंचे युवाओं ने अपनी अपनी उम्मीदें जाहिर की। मेरा मानना है कि जब जो युवा सशक्त है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और स्पेशली द ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स, जो जमीनी स्तर की राजनीति हम कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्ट एमपी की टिकट एक 25 साल के युवा को दे दो, पर जब किसी लोकल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत की बात आती है, तब कम उम्र के लोगों को हम टिकट देंगे, उनको एक मौका देंगे एक गाँव संभालने का या एक कोई म्यूनिसिपल वार्ड संभालने का, तो हम अपनी एक पीढ़ी को सुधार रहे हैं। मेरा मानना ये है कि युवा किसी भी चीज को या किसी भी समस्या को, किसी भी आपदा को, किसी कठिनाई, किसी संकट को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए उन चीजों में, ताकि हमें नए आइडियाज मिल सके। आगामी चुनाव के लिए मुझे लगता है एक युवा के नाते कि एक यूथ कमीशन का गठन होना बहुत आवश्यक है। यूथ मिनिस्ट्री तो है ही, लेकिन जितने भी और भी मुद्दे हैं युवाओं के, तो मेरा मानना है कि एक यूथ कमीशन का गठन होना चाहिए और युवाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए और भी योजनाएं आनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूथ को भागीदारी दें। युवाओं का ये भी कहना है कि आज़ादी से पहले से ही युवाओं ने सुधार आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों में भाग लेकर देश हित से जुड़े मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई है। युवा अपनी राजनीतिक राय जाहिर करने के लिए ज्यादातर इंटरनेट और मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके उनकी भागीदारी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई है। कई लोगों का मानना है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीति का अपराधीकरण, जाति की राजनीति, जवाबदेही की कमी और राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की जरूरतों के प्रति उदासीनता की वजह से युवा राजनीति को करियर के तौर पर नहीं देखते हैं। Women empowerment, I see women are participating equally like men. And today, even in the Parliament House, we can see there are large number of women in it. So, women empowerment is one of the factors which can change India. Like Viksit Bharat, we can become developed India. We can make developed India when women will participate more and more. बहुत सारे लीडर्स है जो लोग आ रहे हैं आगे, जो अपने लीडरशिप के मुताबिक भारत को एक ऊंची उड़ान भर रहे हैं एंड एक ऊंचा स्तर पर पहुंचा रहे हैं। तो हम सब युवा चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी युवा नेता बहुत सारे आए एंड उन युवा के नेतृत्व पे बहुत सारे चीजें हो। When it comes to policy making, the political parties or the current government must always consider taking the opinions of the youth. We have Agniveer scheme. When you can consider the youth of this nation to serve in something like the armed forces, then we must also have a policy or also have a place where we can eventually consider where you can actually contribute to policy making in this country. युवाओं का मानना है कि राजनीति में यूथ और अनुभवी लोगों की जुगलबंदी बड़ा असर दिखा सकती है। सियासत पर जनता का खोया हुआ भरोसा भी इसी जुगलबंदी से वापस लौट सकता है। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच स्थानीय मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग क्या है? कोटा की जनता सियासी दलों से बड़ी उम्मीदें कर रही है। लोगों में असुरक्षा की भावना है।
कोचिंग स्टूडेंट सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एयरपोर्ट और किसानों के लिए सुविधाओं की मांग उठाई जा रही है। बता दें कि कोटा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा कोटा और 3 बूंदी जिले में है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 6 कोटा और 3 बूंदी जिले में हैं। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने इनमें से 5 सीटों पर और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कोटा के वर्तमान सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बीजेपी ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर इस सीट से उतारा है। मैं माननीय ओम जी बिरला को बधाई देना चाहता हूँ। सांसद है और फिर पुनः चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में उनकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दी है, तो जीत के आएंगे और फिर कितनी सांसद बनेंगे। कितनी उम्मीद है सर अपने राजस्थान से, कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 25 में से 25 आएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी कोटा में पीएम मोदी के चेहरे और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी लोगों की भावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है। हालांकि कोटा के लोगों का कहना है कि यहाँ एक एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, हिंदुत्व की लहर है, तो बिरला जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कोटा के लिए, बूंदी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। इतने बड़े नेता थे तो कोटा में कोई इंडस्ट्री आती, कोई रेलवे का कारखाना आता, कोई ऐसी ट्रेनें चलती जो कोटा की जनता को सुविधा देती। एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार वो कहते थे यदि एयरपोर्ट नहीं बना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कोटा के नेता ही तय करें कि एयरपोर्ट कैसे क्या है। पब्लिक तो बहुत परेशान है, क्योंकि कोटा के बाहर से स्टूडेंट इंडस्ट्री है। कोटा में एक शिक्षा नगरी है। शिक्षा नगरी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान से बच्चा कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई बेंगलोर कर्नाटक से आ रहा है, कोई साउथ केरला से आ रहा है। तो ये देखते हुए इतना लंबा सफर तय करके कोटा में बच्चा पढ़ने आता है, कोई बिहार से है। कोटा में आवश्यकता तो है ही थी एयरपोर्ट की। कांग्रेस भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द लपकने की कोशिश कर रही है। कनेक्टिविटी के अभाव में हमारे कोटा संभाग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे वो रामगढ़ अभयारण्य का काम हो, चाहे वो एजुकेशन हब बने हुए लोगों को प्रभावित करने और उनके परिजनों को आने का काम हो, चाहे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज लगाने का काम हो, चाहे व्यापक दृष्टिकोण से क्षेत्र को विकसित करने के लिए लोगों के आवागमन को सरल और सुलभ बनाने का सवाल हो, इसके लिए एयरपोर्ट का होना और इसकी स्वीकृति होना जरूरी है। कोटा के किसान और सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि जिले की कृषि क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। कोटा क्षेत्र जो चंबल की नहरों से सिंचित होता है, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत अपार संभावनाएं हैं। हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दूसरे तरह के इंडस्ट्रीज़ पर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर, लेकिन हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए। जैसे कि केशोराय पाटन शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ी है, उसका फैसला भी हो चुका है, वो उसके लिए पुनर्संचालन के लिए राशि भी मुकर्रर की है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उनका निराकरण इनके वादों के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन अभी उस दिशा में इस गति से कदम नहीं बढ़ा पाए। पूर्व में कहा 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। हाँ, किसानों का कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। बिजली की समस्या ऐसी है कि किसान को आज ट्यूबवेल लगाने के बाद में 7 साल 8 साल में कनेक्शन मिलता है। कोटा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ का कोचिंग हब है, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्याओं के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को छोड़ दें
हमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आत्महत्याएँ जो हो रही है ये कोटा के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने सरकार के स्तर पर और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आत्महत्या के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हैं जो बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए एयरपोर्ट यहाँ के लोगों का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने की उम्मीद है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बंगाल को 1504 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ वाटर मेट्रो में सफर भी किया। बता दें कि अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है अंडर वाटर मेट्रो रेल? ये सुरंग ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। हरी झंडी मिलते ही भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग यातायात के लिए खुल गई। अंडर वाटर मेट्रो रेल नदी और हावड़ा को कोलकाता शहर से जोड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी की कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला मजरेहाट मेट्रो खंड का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने किया अंडर वाटर मेट्रो में सफर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेदु अधिकारी के साथ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत की। मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर। बता दें कि हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते ही भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग यातायात के लिए खुल गई। ये सुरंग ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिले, उनका दर्द सुना। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना के बरासत में एक रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। बता दें कि पिछले हफ्ते भी पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित किया था। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है।
मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। पीएम मोदी की एक रैली हुगली के आरामबाग में, जबकि दूसरी रैली नादिया के कृष्णानगर में हुई। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के बीच समस्याओं का शोर साफ सुनाई दे रहा है। बता दें कि बेंगलुरु इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है, जो लोकसभा चुनाव में असर डाल सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने जनता को जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है, लेकिन समस्या कितने दिनों में दूर होगी यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इस रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु इन दिनों पानी की बड़ी दिक्कत से जूझ रहा है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें कई दिनों तक पानी नहीं मिल पा रहा। इस जल संकट की कई वजहें हैं। पिछले साल कमजोर मानसून की वजह से शहर के तमाम जलाशयों में पूरा पानी नहीं है, जिससे संकट गहरा गया है। We are suffering for water for long, like almost 2 to 3 months. No water supply properly. If we call to service people, also they're telling it's switched off, and no response. They're telling we'll call you, we will send you, but they're not giving any right response to us. We are suffering for water, so we have our kids and everything. So each day is water is main important. Though for we apply for a load or something, they won't come. Okay, for load also we used to order like 3 days. Even we apply for 3 days, they won't come. So it has a demand, so you can just do something. And How much are you paying right now? we are paying for a load 1,500. Now they're asking for 2,000. पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। 6 महीने से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, और ये पानी की वजह से कमर में दर्द, पैर में दर्द, पूरे औरतों को इस गली में बहुत से प्रॉब्लम है। लोग पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं, लेकिन पानी की सप्लाई करने वाले टैंकर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। We started off with 1,000 rupees, and then the next day it became like 1,200, and now it's 1,500, and now it's again 1,800. So the money is just going up. It's not even about the money that we are paying, right? We just need water. So that is why even people are okay with paying any amount of money as long as they get water. We'd be very happy. And even the line water that we get, that also isn't sufficient, sir, because it is just, the water outlet is only for half an hour. यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन उन्हें कई बार भरोसा दे चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बदला है। एमएलए आके यहाँ पे स्पॉट विजिट करने के बाद वो कि वही वक्त पे इंजीनियर को, एडब्ल्यू इंजीनियर को सबको पता है कि दिए, वो बोला कि 8 दिन में करते, लेकिन अब तक 10 मरतबा आया, देखे फिर जा रहे हैं। हम फोन करने से इंजीनियर फोन नहीं उठाते, और ये बोलते हैं कि हम परसों करते, ऐसे बात में टाल रहे हैं। ऐसा तो बोलना है तो तकरीबन आसपास 5 किलोमीटर के आसपास भी कहीं सरकारी नल नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल संकट खत्म करने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ಅದರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 6,997 ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 7,784 ಈಗಾಗಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ 5th ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ
ಮೇ ಎಂಡ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದೆ. ನಾನು 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य से कम बारिश, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना और गर्मियों की जल्दी शुरुआत मौजूदा संकट की अहम वजह हैं। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।